Being English classes, your master key towards perfection. फ्रेंड्स, बिग इंग्लिश क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज एक नया लेसन लेकर आपके सामने आया हूँ और ये जो लेसन है ये लेसन नंबर 12 है, जिसका नाम है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, जिसे लिखा है एजे क्रॉनिन। ये जो एजे क्रॉनिन है इसकी काफ़ी एक लंबी हिस्ट्री है जो मैं अभी आप लोगों को बताना मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि कैसे होता है कि जब हम लोग लिटरेचर सिखाते हैं उस वक्त जो राइटर्स होते हैं और पोइट्स होते हैं उनकी हिस्ट्री और उनके जो कारनामे जो उन्होंने किए होते हैं वो हम लोग बताते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है। सिर्फ आज हम लोग लेसन के बारे में बात करने वाले हैं। और दूसरी एक चीज़, मैं लेसन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ, जो कि मुझे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पुराने वीडियोस पर, जो मेरे लेसन्स जो मैं पुरानी बनाता था, लेसन नंबर 1, 2, 3 इस तरह से। उस लेसन में मैंने म्यूज़िक डाला करता था। मैं ये सोचता था कि अगर म्यूज़िक होगा तो शायद बच्चों का मन लगेगा, म्यूज़िक सुनते-सुनते वो लेसन पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे थे जिन्हें म्यूज़िक पसंद नहीं थी और वो चाहते थे कि मेरे जो वीडियोज़ हैं उसमें से मैं म्यूज़िक निकाल दूँ। अब जो मैंने अपलोड किए हुए वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर, उसे उसकी तो म्यूज़िक मैं निकाल नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं है यूट्यूब पर कि मैं अपलोड की हुई वीडियो में जो म्यूज़िक है उसे निकाल सकूँ। हाँ, लेकिन मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, वो ये है कि मेरे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उसमें म्यूज़िक नहीं होगी। और तरह-तरह के कमेंट्स भी करते हैं मेरे इस टीचिंग स्टाइल को लेकर, जो कि नेगेटिव कमेंट्स होते हैं। मैं वो नेगेटिव कमेंट्स मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि माहौल ख़राब हो। फिर जो मेरे सपोर्टर्स हैं स्टूडेंट्स, वो फिर इन इस जैसे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे लड़ा करे, मैं नहीं चाहता। हाँ, लेकिन एक चीज़ है जो मैं क्लैरिफ़ाई करना चाहता हूँ, वो ये है कि कुछ स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि सर आप इधर-उधर की बकवास करते हो लेसन सिखाते वक़्त। आप अपने एग्ज़ाम्पल्स और अपने एक्सपीरियंसेस बताते हो लेसन में। तो वजह उसकी ये है, आज मैं खुलासा करना चाहता हूँ कि जो इंग्लिश सब्जेक्ट है ना, दुनिया का कोई भी इंग्लिश टीचर हो, वो हमेशा इधर-उधर की जो अपनी एक्सपीरियंसेस होते हैं या जो आस-पास जो चल रहा होता है, उसको लेसन से रिलेट करते हैं वो लोग। तो ये एक ख़ासियत है इंग्लिश सब्जेक्ट की या कोई भी लैंग्वेज सब्जेक्ट की, जो आप मैथ, साइंस में नहीं देखोगे। बायोलॉजी में कभी कोई टीचर अपना एक्सपीरियंस नहीं बताता। मैथ्स में कोई अपना एक्सपीरियंस नहीं बताता। हर एक की अपनी-अपनी एक सोच होती है, किसी को शाहरुख खान पसंद है, तो किसी को सलमान खान पसंद है। तो अब मैं तो ये नहीं कह सकता ना शाहरुख खान वालों को कि तुम शाहरुख खान को क्यों मानते हो, सलमान खान को क्यों नहीं मानते। एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं जस्ट। तो मैं लोगों को, हर इंसान को मैं खुश नहीं कर सकता। सबसे पहली बात जो ज़रूरी है कि मैं दुनिया में जितने भी लोग हैं या आप जितने भी स्टूडेंट्स हो, मैं हर एक स्टूडेंट को मैं सैटिस्फाई नहीं कर सकता और खुश नहीं रख सकता। तो जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल को इस नज़रिए से देख रहे हैं कि उनको कोई एक एंटरटेनमेंट के साथ में पढ़ाई करने का मौका मिले, ऐसे स्टूडेंट्स को मैं हमेशा वेलकम करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ बिना किसी देरी के, क्योंकि आप लोग लेसन पढ़ने के लिए यहाँ पर आए हो। तो जैसे मैं हमेशा स्टार्ट करता हूँ प्री रीडिंग एक्टिविटी से। एक सवाल से शुरुआत होती है हमेशा लेसन की, जो कि एक क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, व्हाट वर्ड्स फ्रेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ द क्वालिटीज ऑफ अ जेंटलमैन। जेंटलमैन का मीनिंग तो आप लोगों को शायद पता होगा कि उसका मतलब होता क्या है। फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जेंटलमैन का मतलब होता है एक अच्छा इंसान, एक ऐसा इंसान जिसमें हर वो अच्छे जो गुण होते हैं उसे जेंटलमैन कहा जाता है। जितने भी गुण एक अच्छे इंसान को साबित करते हैं उसे जेंटलमैन कहा जाता है। फॉर इंस्टेंस का मतलब एग्जाम्पल के तौर पर, वेल ड्रेस्ड, कर्टियस, सॉफ्ट स्पोकन। तो वेल ड्रेस्ड यानी जेंटलमैन का मतलब होगा कि जो इंसान साफ सुथरा हो और अच्छे कपड़े पहनता हो, अपने कपड़ों के बारे में ख्याल रखता हो। और सॉफ्ट स्पोकन का मतलब होता है कि ऐसा इंसान जो हमेशा नरमी से लोगों से बात करता हो। और कर्टियस का मतलब होता है रिस्पेक्ट देने वाला लोगों को। डिस्कस इन व्हाट वेज दिस वर्ड्स आर एन अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ जेंटलमैन। तो ये जो सारे एग्जाम्पल्स जो मैंने आप लोगों को बताए, जितने भी क्वालिटीज है जेंटलमैन की, ये एक दो कैरेक्टर्स है जिनका नाम है निकोलो और जेकोपो। ये दो छोटे छोटे लड़के हैं जिनकी उम्र है कुछ 13 साल और 12 साल। इनमें ये सारे क्वालिटीज़ पाए जाते हैं। और किसने ये क्वालिटीज़ ढूँढ निकाले इन दोनों बच्चों में, जो नरेटर है जिसका नाम है एजी क्रोनिन, इसने, ठीक है? तो एक छोटा-सा समरी देता हूँ मैं इस लेसन का कि एजी क्रोनिन जो है ये अमेरिका से इनका ताल्लुक है और ये इटली एक देश में, जहाँ वेरोना एक सिटी है, वहाँ पर आते हैं। एक एक हफ्ते के लिए वहाँ पर रहते हैं और इस एक हफ्ते में वो
ये जो 2 बच्चे हैं जेकोबो और निकोलो, इनसे उनकी मुलाकात होती है और इन मुलाकात में जो नरेटर है इसे पता चलता है कि ये जो 2 बच्चे काफ़ी मेहनती हैं और हर किस्म का काम करते हैं। मेहनत करने के लिए वो कभी भी आनी-कानी नहीं करते और खुशी-खुशी, राज़ी-खुशी वो किसी भी तरह का काम अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और एक बात ये भी थी कि जो नरेटर है उसने एक चीज़ गौर की इन दोनों बच्चों में कि ये जो 2 बच्चे हैं ना, ये 2 बच्चे हर तरह का काम करते हैं सुबह से लेके शाम तक और जो पैसे वो कमाते हैं, वो पैसे वो खुद पे कभी खर्च नहीं करते। जैसे कि कभी उन्होंने कपड़ों पर कभी खर्च नहीं किया, ना ही कभी उन्होंने अपने खान-पान पे खर्च किया। तो ये जो बात थी, ये जो नरेटर है इसे काफ़ी हैरान करने वाली बात थी कि नरेटर सोच रहा था कि ये पैसे बच्चे करते क्या होंगे? फिर आगे जाकर पता चलता है कि ये जो बच्चे हैं, ये नरेटर के साथ में एक ऐसी जगह जाते हैं जिसका नाम होता है पोलिटा, जो कि वेरोना सिटी से 30 किलोमीटर दूरी पर होता है और वहाँ पर एक बंगले में जो एक अभी एक अस्पताल बन चुका था, वहाँ पर एक रूम में ये एक छोटी-सी लड़की जिसका नाम लूसिया है, ये इन दोनों बच्चों की एक बहन होती है। ये जो 2 भाई होते हैं ना, ये अपनी जो बहन है उसे वहाँ पर लाकर एडमिट करते हैं और हर हफ्ते ये जिद्दोजहद करते हैं पैसे कमाने के लिए ताकि वो अपने जो बहन है उसके जो दवा-पानी का जो खर्च है, हॉस्पिटल का जो खर्च है, वो दे सके। ये बात जो नरेटर है उसे काफ़ी अच्छी लगती है और यही सारी चीज़ें हैं जो इस लेसन में हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं ये लेसन। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि इस पिक्चर में एक नरेटर है। आपको एक आदमी दिखाई दे रहा होगा जो कि नरेटर है और फिर उसके बाजू में आप लोग देखोगे कि काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। 1-2 बच्चे भी हैं और आप लोगों ने ये पिक्चर कई बार देखा भी होगा लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपने इस पिक्चर में नरेटर की बहन को नहीं देखा होगा। हालाँकि इस पिक्चर में नरेटर की बहन भी है। तो आप मुझे बताइए कि नरेटर की बहन कहाँ पर है? कमेंट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। As we drove through the foothills of the Alps, 2 small boys stopped us on the outskirts of Verona. They were selling wild strawberries, bright scarlet berries that looked delicious against the dark green leaves lining the wicker basket. तो यहाँ पर आउटस्कर्ट का मतलब होता है कि ऐसी जगह जो शहर से काफ़ी दूर है और शहर से बाहर है, उसे आउटस्कर्ट कहा जाता है और स्कारलेट का मतलब होता है जो लाल, काफ़ी लाल जो चीज़ें होती है उसे स्कारलेट कहा जाता है। बेरीज़ का मतलब होता है कि जो बेर की तरह जो फल दिखाई देते हैं जैसे कि बेर हो गए, उसे बेरीज़ कहा जाता है दरअसल। और वीकर बास्केट का मतलब होता है ऐसी बास्केट बाम्बू से बनाए जाने वाली जितनी भी चीज़ें होती है बास्केट वगैरह, उसे वीकर बास्केट कहा जाता है। ऐसी बास्केट जिसमें लकड़ी का इस्तेमाल किया गया हो उसे वीकर बास्केट कहते हैं। तो जो नरेटर है वो कहते हैं कि हम एक दफ़ा अल्प्स एक पहाड़ है, उसकी जो पायथन यानी उसका जो फुट हिल्स है, उसके नीचे से हम लोग गुज़र रहे थे रास्ते पर। तो जैसे ही हम लोग रास्ते से गुज़र रहे थे और वेरोना सिटी की तरफ जा रहे थे, उस वक़्त हमें 2 लड़के हमारे रास्ते पर, हमारे कार के सामने हमें इशारा कर रहे थे कि हम रुके और जैसे ही हम लोगों ने रुका, तो हमें पता चला कि ये जो लड़के हैं, ये कुछ बेच रहे हैं। ये काफ़ी लाल किस्म की बेर बेच रहे हैं और वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज़, जंगली स्ट्रॉबेरीज़ बेच रहे हैं। बास्केट को इस तरह से सजाया गया था कि बास्केट तो वैसे भी काफ़ी पुरानी थी, लेकिन बास्केट को इस तरह से सजाया गया था कि जो बास्केट की जो अंदरूनी हिस्सा होता है, अंदरूनी दीवार, उसे पत्तों से ढका गया था और उन पत्तों के बीच में ये सारे फल रखे गए थे, जो मैंने आपको अभी बताया। ऐसा क्यों किया जाता है? ये एक साइकोलॉजिकल गेम है। अक्सर आप लोगों ने अपने मार्केट में कभी गए होंगे तो आपको पता होगा कि जब भी आप मार्केट में जाते हो और इस किस्म की जब कोई फल बेचा जाता है जैसे कि जामुन हो गया, तो आपने देखा होगा जामुन जो है वो जामुन का जो कलर होता है वो होता है काला। लेकिन अगर ये जामुन का ये जो काला कलर है, अगर ये मिक्स हो जाए ग्रीन कलर के साथ, तो क्या होता है एक तरह का अट्रैक्शन क्रिएट होता है, एक कलर कॉम्बिनेशन तैयार होता है। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो टोकरी होती है ना, टोकरी को इस तरह से सजाया जाता है, जामुन के ही पत्तों से, जो काफ़ी हरे-भरे होते हैं और फिर उन हरे-भरे पत्तों के बीच में जब जामुन को रखा जाता है, तो कितना अट्रैक्टिव लगता है। तो लोग लोग जो है ना, ये चीज़ देखकर नज़दीक जाते हैं फल बेचने वाले के पास। और दूसरा और एक कारण होता है कि जब पत्तों को देखकर लोगों को समझ में आता है कि पत्ते इतने अगर ताज़ा होंगे तो फल भी ताज़ा होंगे। तो ये जो है ना, ये साइकोलॉजिकल गेम है जैसे मैंने आपको कहा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डोंट बाय, वार्न्ड लुइगी आवर कॉशियस ड्राइवर, यू विल गेट फ्रूट मच बेटर इन वेरोना। तो नरेटर के साथ में
एक ड्राइवर था जो गाड़ी चला रहा था, तो जिसका नाम था लूजी। लूजी जो ड्राइवर था वो नरेटर को और उसके दोस्त को आगाह करता है कि आप इन बच्चों से फल मत खरीदो। वैसे भी हम लोग वेरोना सिटी जा रहे हैं और वहाँ पर आपको इस तरह के फल काफ़ी सस्ते भाव में मिल जाएँगे। आप इन बच्चों से फल मत खरीदो। बिसाइड दिस बॉयज़, और ऐसा कहकर वो रुक जाता है। यानी कि और इसके अलावा ये जो बच्चे हैं, और इतना रुक जाता है। दरअसल उसे ये कहना होता है कि ये जो बच्चे हैं काफ़ी गंदे दिखाई दे रहे हैं और शायद इस वजह से इनके जो फल हैं वो भी गंदे होंगे। He shrugged his shoulder। कभी-कभार जब हम कोई कन्फ्यूज़ होते हैं या जब हम किसी चीज़ के नागवार होते हैं, यानी जब हम किसी चीज़ से नाखुश होते हैं, तो हमारे जो कंधे होते हैं वो ऊपर की तरफ जाते हैं। To convey his disapproval, नाराज़गी, डिसअप्रूवल का मतलब नाराज़गी। ऑफ देयर शैबी अपीयरेंस। शैबी का मतलब होता है कि जो उनका जो पहनावा था और जो उनका जो दिखने का जो जिस तरह से वो दिख रहे थे वो काफ़ी गंदे थे। यानी उनके बाल ठीक से नहीं साफ, यानी उनके बाल की कंघी ठीक से नहीं की थी उन्होंने, और जो कपड़े थे वो भी काफ़ी गंदे थे और फटे पुराने थे, और जो हालत में वो थे वो उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि काफ़ी दिनों से उन्होंने नहाया भी नहीं होगा। इस तरह से ये जो बच्चे थे वो दिखाई दे रहे थे, जिसकी वजह से जो ड्राइवर था उसे इनसे फल खरीदना उनको मुनासिब नहीं लगा। One boy had on a worn jersey and cut off khaki pants। इनमें से एक बच्चा जो था उसके जो कपड़े थे, उसने जो चड्डी पहनी थी, हाफ पैंट जो पहनी थी, वो पहले एक फुल पैंट थी जिसको काट कर एक हाफ पैंट बनाया गया, इसलिए उसे कट ऑफ खाकी पैंट्स कहा जाता है। खाकी एक कलर है, सबको पता है, और कट ऑफ का मतलब लंबी पैंट को छोटी कर कर पहनना। और वोन का मतलब होता है फटी पुरानी, और जर्सी जो होती है वो टी शर्ट होती है। द अदर अ शॉर्टेंड आर्मी ट्यूनिक gathered in loose folds about his skinny frame। और जो दूसरा बच्चा था उसने आर्मी की एक ड्रेस पहनी थी, वो जो ड्रेस इतनी बड़ी थी उसके लिए कि वो इस तरह से लग रहा था, पहले ही वो बच्चा काफ़ी दुबला-पतला था, और उसमें उसने जब वो ढीली-ढाली लूज़ जो शर्ट उसने पहनी आर्मी की, तो उसमें ऐसे लग रहा था जैसे कि किसी हैंगर में कपड़े को लटकाया गया हो। Yet gazing at the two little figures with their brown skins, tangled hair and dark earnest eyes, we felt ourselves strangely attracted। ये सारी चीजें होने के बावजूद भी कि ये जो जो बच्चे थे, इनकी जो स्किन का जो कलर था वो ब्राउन था, और टैंगल्ड हेयर का मतलब होता है कि जो बाल थे वो एक दूसरे में गूंथ गए थे, जैसे अक्सर किसी लड़कियों के हो जाते हैं। सुबह-सुबह जब वो उठते हैं नींद से तो पता चलता है कि उनके जो बाल जो होते हैं वो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। उसे हम लोग हमारी भाषा में गूंथ जाना कहते हैं, या गुत्ता-गुत्त होना। तो ये हर रोज़ का काम होता है लड़कियों का और औरतों का कि वो हमेशा अपने बाल बनाते रहते हैं। लड़कों को इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि लड़के के बाल हमेशा छोटे होते हैं, तो वो घुटना एक दूसरे में ये काफ़ी कम दिखाई देगा। डार्क अर्नेस्ट आइज़, काली-काली आँखें, वी फेल्ट आवरसेल्व्स स्ट्रेंजली अट्रैक्टेड। ये जो रूप था इन बच्चों का, इन्हें देखकर हम काफ़ी अट्रैक्ट हुए, आकर्षित हुए इन बच्चों की तरफ। काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे थे ये बच्चे। माय कंपेनियन स्पोक टू द बॉयज़। कंपेनियन का मतलब होता है साथीदार। डिस्कवर्ड दैट दे वर ब्रदर्स। Nicolo the elder was 13. Jacopo, who barely come up to the door handle of the car, was nearly 12. We bought their biggest basket, then set off towards town। Set off का मतलब होता है आगे बढ़ना। तो जो नरेटर था उसके साथ में अपना एक दोस्त भी आया था। वो दोस्त बच्चों से बात कर रहा था और पता चला कि जो निकोलो है वो सबसे बड़ा भाई है और जेकोबो जो है वो छोटा भाई है। दोनों भाई थे, बायोलॉजिकल ब्रदर्स थे, यानी कि दोनों के जो माँ-बाप थे वो एक ही थे। और उनमें से जो छोटा भाई था जिसका नाम था जेकोबो, वो इतना छोटा था कि वो कार के हैंडल के पास भी अब पहुँच नहीं रहा था। तो आप इमेजिन करो कि कार का जो हैंडल होता है उसकी हाइट कितनी होती है और ये बच्चों की हाइट कितनी हो सकती है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। वी बॉट देयर बिगेस्ट बास्केट। लूजी जो ड्राइवर था उसके मना करने के बावजूद भी जो नरेटर था उसने क्या किया, इन बच्चों से उनमें से सबसे बड़ी जो बास्केट थी वो उसने खरीद ली और खरीद कर वो आगे बढ़ना शुरू हुए। वेरोना इज अ लवली सिटी रिच इन हिस्ट्री विद क्वाइट मिडिवल स्ट्रीट्स एंड स्प्लेंडेड बिल्डिंग्स ऑफ एन एग्जिक्विस्ट पेल हनी कलर। इस पैराग्राफ में वेरोना सिटी का जिक्र किया गया है, उसकी तारीफ की गई है कि वेरोना सिटी दिखती कैसी है। काफ़ी प्यारी सी लवली सिटी थी और वेरोना सिटी की एक हिस्ट्री है। अगर आप लोग को पता ना हो तो मैं आपको कह दूं कि जो रोमियो एंड जूलियट सबसे फेमस रोमांटिक पोयम या रोमांटिक लव स्टोरी है रोमियो एंड जूलियट की। तो ये जो रोमियो एंड जूलियट थे वो इटली
ये जो कंट्री है इससे बिलोंग करते हैं और खासकर वेरोना सिटी के ये रहने वाले थे। तो यहाँ पर वेरोना सिटी के बारे में बताया गया कि वेरोना सिटी दिखती कैसी है। आज भी वेरोना सिटी के जो बिल्डिंग्स है, जो मकान है, वो पुराने ज़माने के हैं। पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा थे उस ज़माने के जो वेरोना सिटी के, आज भी वैसे ही दिखाई देते जैसे पहले थे। ठीक है, मिडिवल स्ट्रीट्स और जो रास्ते हैं उस जमाने में, तो अभी भी राजा महाराजों के जमाने के रास्ते हैं। एंड स्प्लेंडेड बिल्डिंग्स, काफी शानदार बिल्डिंग है और बिल्डिंग का कलर कैसा है, पेल हनी कलर। सारे बिल्डिंग्स ऐसे ही दिखाई देंगे आपको, जैसे कि उनके पास एक कलर कोड ही है कि सारी जो बिल्डिंग्स हैं, जो मकान है वहाँ के, वो सारे के सारे पेल हनी कलर, जो शहद का कलर होता है उस तरह के जो बिल्डिंग्स है ऐसे दिखाई देते हैं। अपने इंडिया में भी एक ऐसा शहर है जिसे पिंक सिटी कहा जाता है। कमेंट में आप मुझे बताइए कि वो ऐसा कौन सा शहर है जिसे पिंक सिटी कहा जाता है। रोमियो एंड जूलियट आर रेप्यूटेड टू हैव लिव्ड देयर। रेप्यूटेड का मतलब होता है कि फेमस। और बॉम्ब्ड इन द रिसेंट वॉर, इट हैज लॉस्ट इट्स ब्रिजेस बट नॉट इट्स गेटी और चार्म। जो राइटर है वो कहते हैं कि रोमियो एंड जूलियट भी इस सिटी से उनका ताल्लुक है, वेरोना सिटी से। वेरोना सिटी ने जंग देखी है, वॉर देखी है और वेरोना सिटी पे काफी हमले भी हुए हुए उस जमाने में। बॉम्ब बरसाए गए वेरोना सिटी पर, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वेरोना सिटी की जो काफी मकान और ब्रिजेस तबाह हो गए थे। लेकिन आज भी इतना होने के बावजूद भी वेरोना सिटी का जो आकर्षण है आज भी वैसे का वैसा ही है। नेक्स्ट मॉर्निंग, coming out of our hotel, we drew up short there, bent over shoe shine boxes beside the fountain in the public square, doing a brisk business. brisk business मतलब छोटा सा बिजनेस, और काफी छोटा सा और छोटे समय के लिए उसको कहा जाता है ब्रिस्क। We are two young friends, where are two young friends of the previous afternoon। तो जो नरेटर है वो कहते हैं कि दूसरे दिन ये जो मुलाकात हुई वेरोना सिटी के बाहर ये बच्चों से, और उसके बाद दूसरे दिन जब हम लोगों ने होटल तो पहले ही बुक किया था आने से पहले, तो जब हम होटल से बाहर आए सुबह, तो हमने क्या पाया कि हमने देखा कि वही बच्चे हमारे आंखों के सामने 4 रास्ते पर बैठकर जूते पॉलिश कर रहे हैं। और बाजू में जहाँ वो जूते पॉलिश कर रहे थे वहां पर एक बड़ा सा फव्वारा यानी फाउंटेन है। वी वॉच्ड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, देन हैज द ट्रेड स्लैकन। ट्रेड स्लैकन का मतलब जैसे जैसे बिजनेस कम होता गया, लोग कम तो होते चले गए। वी वेंट ओवर, दे ग्रीटेड अस विद फ्रेंडली फेसेस। तो जो नरेटर है और उसके जो दोस्त है वो देख रहे थे कि उनके आंखों के सामने जो ये वही बच्चे जो हमें पिछले दिन फल बेच रहे थे, आज वो जूते पॉलिश कर रहे हैं हमारे आंखों के सामने। तो उन्होंने वेट किया कि जो गर्दी है वो कम हो जाए, उसके बाद वो जाकर बच्चों से मिलेंगे, क्योंकि बच्चे अभी काफी बिजी थे, वो जूते पॉलिश कर रहे थे और उनके पास इतना समय भी नहीं था कि वो नरेटर से बात कर सके। वी वेंट ओवर, दे ग्रीटेड अस विद फ्रेंडली फेसेस। और जैसे ही ये जो नरेटर और इसके जो दोस्त थे वो बच्चों के करीब गए, तो बच्चों ने उन्हें पहचान लिया और बच्चों ने जो नरेटर और जो उसके जो दोस्त थे उनको ग्रीट किया। हो सकता है गुड मॉर्निंग कहा हो। आई थॉट यू पिक्ड अप फ्रूट्स फॉर अ लिविंग, आई सेड। वी डू मेनी थिंग्स सर, निकोलो आंसर्ड सीरियसली। ही ग्लैंस्ड एट अस होपफुली। तो जो नरेटर थे तो उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि तुम अपनी जिंदगी गुजारने के लिए फल बेचते हो। तो जो निकोलो था उसने कहा कि नहीं, मैं तो हम हर तरह का काम करते हैं। और निकोलो जो था वो एल्डर यानी बड़ा था, बड़ा भाई था। तो बड़ा भाई होने के वजह से शायद से वो अपने आप पर एक काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले चुका था। अक्सर हमारे घरों में आप देखोगे जो बड़ा भाई या बड़ी बहन होती है ना, वो हमेशा सीरियस रहती है। उसे लगता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे पर ही है, मुझे ही सब कुछ करना है बड़ा होने की वजह से या बड़ी होने की वजह से। और हमेशा उसका जो मूड होता है ना वो सीरियस दिखाई देता है। और जहाँ जो छोटा भाई या छोटी बहन होती है वो हमेशा मौज मस्ती और ये सारी चीजें करती है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो निकोलो है, बड़ा भाई होने की वजह से वो काफी सीरियस था, उसका जो मूड था काफी सीरियस था। वो कहता है कि हम हर तरह का काम करते हैं। और वो नरेटर की तरफ एक आस से देख रहा था, यानी कि उसे उम्मीद थी कि शायद नरेटर कोई काम दे दे उनको। ऑफन वी शो विजिटर्स थ्रू द टाउन टू जूलियट टूम एंड अदर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। फिर जो निकोलो है वो नरेटर को कहते हैं कि हम हर तरह का काम करते हैं, जैसे कि जो नए नए जो विजिटर्स आते हैं, जो सैलानी, हम लोग सैलानी कहते हैं उर्दू में उसको। तो जो नए नए जो टूरिस्ट होते हैं वो जब आते हैं वेरोना सिटी देखने के लिए, तो हम उन्हें वेरोना सिटी दिखाते हैं, या फिर हम उन्हें जूलियट टूम, जूलियट की जो कब्र है वहां पर लेके जाते हैं।
और फिर इस तरह के जो नए-नए जो अच्छी-अच्छी चीज़ें होती है, अच्छी-अच्छी जगह होती है, वहाँ पर हम उन्हें लेकर जाते हैं। ऑलराइट, आई स्माइल्ड, यू टेक अस अलोंग। तो नरेटर को तो समझ में आ चुका था कि जो बच्चे हैं वो काम माँग रहे हैं। तो नरेटर ने खुशी-खुशी मुस्कुराते हुए उन बच्चों से कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मुझे अपनी सीढ़ी दिखाओ। As we made the rounds, my interest was again provoked by their remarkable demeanor. They were childish enough. As we made the rounds, इसका मतलब ये हुआ कि जब वो बार-बार उन बच्चों से मिलते रहे, क्योंकि नरेटर जो थे वो वहाँ पर 1 हफ्ते के लिए आए थे। 1 हफ्ते के लिए वो वहाँ पर ठहरे हुए थे सिटी देखने के लिए। तो वो कहते हैं कि तो जैसे-जैसे मैं बार-बार इन बच्चों से मिलता रहा तो हमेशा हर बार मुझे नई-नई चीज़ें इन बच्चों में दिखाई देती रही। माई इंटरेस्ट वॉज़ अगेन प्रोवोक्ड बाय देयर रिमार्केबल डीमेनर। डीमेनर का मतलब होता है जो बिहेवियर, यानी जो अंदाज़ होता है बात करने का, वो नरेटर को काफ़ी इम्प्रेस्ड कर गया। बच्चे काफ़ी अपनी उम्र से ज़्यादा बड़े हुए दिखाई दे रहे थे, यानी कि उनकी उम्र तो भले ही 13 साल और 12 साल की थी, लेकिन उनका जो बात करने का जो तरीका था और जो रंग-ढंग और जैसे वो चलते थे और सारी चीज़ें करते थे, वो एक ऐसे इंसान की तरह करते थे, जैसे कि कोई बड़ा इंसान हो, समझदार इंसान हो। They were childish enough and in many ways quite artless. Artless का मतलब होता है innocent, मासूम। बच्चे तो काफ़ी मासूम दिखाई दे रहे थे, लेकिन जो काम कर रहे थे वो काफ़ी प्रशंसा के लायक थे। Jacobo, although his lips were paler than they should have been, was lively as squirrel. और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बड़ा भाई होता है वो हमेशा सीरियस होता है और छोटा जो भाई होता है वो हमेशा एक्टिव रहता है। हमेशा इधर-उधर कूदना और इधर-उधर भाग-दौड़ करना, ज़्यादा बातें करना, हमेशा खुश-मिज़ाज रहना, ये सारी चीज़ें एक छोटे भाई में होती है क्वालिटीज़। तो छोटे भाई को यहाँ पर स्क्विरल के साथ में कंपेयर किया गया है। क्यों स्क्विरल के साथ में कंपेयर किया गया है? क्योंकि स्क्विरल एक ऐसा प्राणी है जिसे आप अगर देखोगे, गिलहरी हम कहते हैं उसे। तो आपने कभी उसे देखा होगा तो वो हमेशा दौड़ती रहती है। कभी आप लोगों ने स्क्विरल को चलते हुए तो नहीं देखा होगा, हमेशा दौड़ती रहती है, इधर से उधर एक्टिव रहती है। इसीलिए छोटे भाई को स्क्विरल के साथ में कंपेयर किया गया है। निकोलोज स्माइल वॉज स्टेडी एंड इंगेजिंग। निकोलो जब भी किसी से बात करता या किसी की तरफ मुस्कुराता तो उसकी जो नज़र थी वो हमेशा नज़र से नज़र मिलाकर ही बात करता था और उसकी जो स्माइल थी वो स्टेडी, यानी कि वो जो स्माइल थी वो एक झूठी स्माइल नहीं थी, वो दिल से स्माइल करता था, इसलिए उसकी जो स्माइल थी वो एंगेजिंग थी। Yet in both these boyish faces there was a seriousness which one respected, an air of purpose far beyond their years. इतना होने के बावजूद भी इस इतने सारे जो क्वालिटीज थे इन बच्चों में, भले ही वो दिखने के लिए बच्चे थे, जैसे कि मैंने आपको कहा चेहरे से तो बच्चे दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनकी जो रंग-ढंग में एक सीरियसनेस दिखाई देता था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो डेडिकेटेड है कुछ काम करने के लिए, उनका एक मकसद है, उन्होंने लाइफ में कुछ अचीव करने का ठान रखी थी और उनका जो एम था वो सिर्फ पैसा कमाना था और कुछ नहीं। और बच्चों की जो उम्र थी वो उनकी जो सोच थी, बच्चों की जो सोच थी वो अपनी उम्र से काफ़ी आगे थी। इन द वीक व्हिच फॉलोड वी सॉ देम फ्रीक्वेंटली। नैरेटर जो है वो कहते हैं कि ये हफ्ते में हमें जितने भी दिन मैं यहाँ पर रहा, मुझे इन बच्चों से हमेशा आमना-सामना होता रहा। फॉर दे प्रूव्ड एक्सट्रीमली यूज़फुल टू अस। क्योंकि कभी न कभी, कहीं न कहीं हमें इन बच्चों से मदद लेनी पड़ती थी और ये बच्चे हर तरह की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। भले ही वो अमेरिकन सिगरेट्स हो, जैसे कि वो कहते हैं कि इफ वी वांटेड अ पैक ऑफ अमेरिकन सिगरेट्स और सीट्स फॉर द ओपेरा और द नेम ऑफ अ गुड रेस्टोरेंट दैट कुड प्रोवाइड गुड रेवियोली, निकोलो एंड जेकोपो could be relied upon to satisfy our needs with their usual cheerful competence. तो नरेटर कहते हैं कि जब भी हमें कोई काम होता या कोई चीज़ लानी होती तो हम आँख बंद करके या आँख मूंद कर हम जेकोपो और निकोलो पर हमेशा भरोसा रख सकते थे। चाहे वो अमेरिकन सिगरेट्स मंगवाना हो, क्योंकि अमेरिकन सिगरेट्स आपको कहाँ मिलेंगे? अमेरिका में मिलेंगे, आपको इटली में अमेरिकन सिगरेट्स नहीं मिलेंगे। तो लेकिन फिर भी जो जेकोपो और निकोलो थे, ये दोनों कैसे भी करके अमेरिकन सिगरेट्स लाकर वो नरेटर को देते थे या फिर कोई एक अच्छा रेस्टोरेंट जहाँ पर अच्छा खाना मिलता हो, तो वो रेस्टोरेंट्स के नाम निकोलो को पता थे या फिर अच्छी डिश कहाँ मिलती है, जैसे रेवियोली एक इटालियन डिश है, पास्ता टाइप, तो ये डिश कहाँ पर मिलेगी, कहाँ अच्छे रेस्टोरेंट में मिल सकती है, ये सारे इन्फॉर्मेशन वो नरेटर को देते थे। या फिर कोई म्यूजिकल प्रोग्राम हो
तो वहाँ की जो अगर सीट लेनी हो तो ये निकोलो और जेकोपो दिलाते थे और ये सारी चीज़ें करते थे और ये सारी चीज़ें करने के लिए वो हमेशा निकोलो और जेकोपो खुश रहते थे। खुशी-खुशी वो काम किया करते थे। What struck one most was their unremitting willingness to work. What struck one most यानी कि नरेटर कहते हैं कि हमें सबसे हैरान करने वाली जो बात थी कि उनकी जो लगन थी काम करने के लिए वो काबिले तारीफ थी। During these summer days under the hot sun and in the long evenings when the air blew chill from the mountains, they shined shoes, sold fruit, hawked newspapers, conducted tourists round the town, ran errands, exploited every avenue which the troubled economy of the town left ओपन टू देम। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि वेरोना सिटी पर हमले हुए थे जो जंग में काफी नुकसान हुआ वेरोना सिटी को, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि वेरोना सिटी या हो या कोई और कंट्री हो, जब भी दो कंट्री में लड़ाई होती है तो वो कंट्री को इकोनॉमिकली काफी मुश्किल होती है और कंट्री का जो जीडीपी है वो नीचे चला जाता है। कंट्री को जंग लड़ने की वजह से काफी नुकसान होता है अंदरूनी तौर पर फाइनेंशियली, और जो कंट्री है वो 10 साल या 15 साल वो पीछे चली जाती है। पीछे चले जाने का मतलब होता है कि उसकी जो प्रगति है, प्रोग्रेस है, वो 10 साल पीछे चली जाती है और 10 साल उसे लगते हैं कवर करने के लिए। जब वॉर होता है ना, जब जंग होती है दो कंट्रीज में, तो उस कंट्री में जो प्राइसेस होती है कमोडिटी की, यानी जो चीजों की, हर चीजों की प्राइसेस बढ़ जाती है। लोगों को काम मिलना मुश्किल हो जाता है और काफी प्रॉब्लम होती है। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम नहीं है कि जंग में जान माल का नुकसान होता है, लेकिन इसका भी नुकसान होता है कि लोगों को जंग लड़ने की वजह से लोगों को भी काफी नुकसान होता है और जंग का असर लोगों के लाइफ पर पड़ता है। तो यहाँ पर नरेटर कहते हैं कि जब हम यहाँ पर आए थे, वो जो दिन दिन जो चल रहे थे, वो जो मौसम चल रहा था वेरोना सिटी में, वो गर्मियों का था। गर्मियों के दिनों में ये जो बच्चे हैं वो काफी मेहनत भरी कड़ी धूप में काम किया करते थे और फिर जो शाम का जो वक्त होता था, उस वक्त जब काफी ठंडी हवाएं बहती थी, पहाड़ों से जो हवा आती थी वेरोना सिटी में, काफी ठंडी रहती थी। उस वक्त भी जो बच्चे थे वो काम करते थे। पूरे दिन भर में वो कैसे काम करते थे, हर वो काम जो वो मुमकिन हो उन बच्चों के लिए, जैसे कि जूते पॉलिश करना हो या फल फ्रूट बेचना हो या फिर न्यूज़पेपर यानी अखबार बेचना हो या फिर टूरिस्ट गाइड बनना हो या फिर छोटे-मोटे जो भी काम हुआ करते थे वो करना हो, यानी एक्सप्लॉइटेड एवरी एवेन्यू, यानी हर किस्म का काम बच्चों ने किया है जो वो कर पाते थे, यानी उनको अगर करने मिलता वो कर सकते थे, विच द ट्रबल्ड इकोनॉमी ऑफ द टाउन लेफ्ट ओपन टू देम। तो उनको जो मौका मिलता था उन्होंने हर वो मौका का इस्तेमाल किया। ऐसी जो ट्रबल्ड इकोनॉमी, यानी जैसे कि मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियली काफी प्रॉब्लम होती है किसी भी कंट्री में जब वॉर लड़ते हैं, तो वेरोना सिटी जो थी वो काफी बुरे हालात में चल रही थी वॉर फेस करने की वजह से। One night we came upon them in the windy and deserted square, resting on the stone pavement beneath the pale arc light. स्टोन पेमेंट यानी पत्थर का जो फुटपाथ होता है ना, उसे स्टोन पेमेंट कहते हैं। तो जो नरेटर है वो कहते हैं कि एक ऐसी रात जब काफी हवा बह रही थी और रास्ते पर कोई भी नहीं था और हम लोगों ने पाया कि यही दो बच्चे निकोलो और जेकोपो हमें मिले। जो निकोलो था वो इस तरह से बैठा हुआ था जैसे कि हम जब बैठते हैं सीधे तौर पर बैठते हैं टांगे फैलाकर, और जेकोपो निकोलो के कंधे पर अपना सर रखकर सोया हुआ था। दोनों बच्चों को देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों बच्चे काफी थक चुके थे दिन भर के काम करने की वजह से। और फिर निकोलो के पैरों के पास एक न्यूज़पेपर का बंडल रखा गया था जो अभी तक बेचा नहीं गया था। इस तरह से दोनों बच्चे नरेटर को पाए गए थे। निकोलो sat upright, his face drawn by fatigue. Fatigue का मतलब होता है काफी थक जाना। A bundle of unsold newspapers lay at his feet, while Jacopo, his head pillowed upon his brother's shoulder, was asleep. It was nearly midnight, यानी आधी रात होने ही वाली थी। तो नरेटर उन बच्चों के करीब जाकर उन बच्चों को पूछते हैं, Why are you out so late, Nicolo? He had started sharply as I spoke, but now he gave me his quiet, independent glance. तो जो नरेटर है उनमें एक अजीब क्यूरोसिटी थी कि
वो जानना चाहते थे कि ये जो जो बच्चे आधी रात में इस तरह से बाहर क्या कर रहे हैं। तो निकोलो जब भी जवाब देना होता था तो वो हमेशा निकोलो एकदम एनर्जेटिकली और काफी झट से सवालों का जवाब दिया करता था। लेकिन आज निकोलो है वो काफी धीरे धीरे वो नरेटर का क्वेश्चन का आंसर देता है, क्योंकि निकोलो और जेकोपो काफी थक चुके थे। वेटिंग फॉर द लास्ट बस फ्रॉम पैडुआ, We shall sell our all papers when it comes in. निकोलो नरेटर को कहता है कि हम लोग लास्ट बस का इंतजार कर रहे हैं जो पैडुआ नाम के एक गांव से आने वाली है, और जैसे ही वो बस यहाँ पर आएगी तो हम हमारे जो बचे कुचे जो न्यूज़पेपर्स है वो बेच देंगे और फिर हम हमारे घर चले जाएंगे। Must you keep at it so hard? You both look rather tired. Must you keep at it so hard? इसका मतलब होता है कि जो नरेटर है वो बच्चों से पूछ रहे हैं कि क्या आपको इस उम्र में इतनी कड़ी मेहनत करना जरूरी है। You both look tired. तुम दोनों देखो कितने थक चुके हो। We are not complaining, sir. तो इस पर जो निकोलो है वो जवाब देते हैं कि हम कंप्लेन नहीं कर रहे, हम शिकायत नहीं कर रहे। His tone, while perfectly polite, discouraged for the inquiry. जिस तरह से इज्जत से निकोलो ने जवाब दिया, इस पर नरेटर को और आगे कोई सवाल पूछना मुनासिब नहीं लगा। But next morning, when I went over to the fountain to have my shoes shine, I said, Nicolo, the way you and Jacopo work, you must earn quite a bit. अगली सुबह जब नरेटर ये जब रात का मामला हुआ, फिर अगली सुबह जब नरेटर फाउंटेन के पास गए जहाँ पर पहले से ही निकोल और जेकोपो लोगों के जूते पॉलिश कर रहे थे, उस वक्त नरेटर ने और एक सवाल पूछा निकोलो से कि मैंने देखा है कि तुम हमेशा जूते पॉलिश करते हो और तरह तरह के काम करते हो जिससे तुम्हें पैसे तो मिलते होंगे, तो क्या करते हो तुम इस पैसों का? ये पैसे तो तुम अपने पर खर्चा नहीं करते। तुम्हारे जो कपड़े हैं इसे देखकर तो नहीं लग रहा कि तुम अपने पैसे जो है कमाए हुए कपड़ों पे खर्च करते हो, ना ही तुमने कभी अपने खान पान पर खर्च किए, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि तुम हमेशा ब्रेड, ब्लैक ब्रेड एंड फिग, फिग का मतलब होता है अंजीर, सूखा अंजीर हो, ठीक है, या कोई भी तरह का अंजीर हो, सूखा हो या फिर एक फल हो। मैंने अक्सर देखा है कि तुम सिर्फ यही खाना खाते हो। टेल मी व्हाट डू यू डू विथ योर मनी? मुझे बताओ कि तुम इन पैसों का जो तुम कमाते हो वो क्या करते हो। तो देखते हैं कि आगे वाले जो पार्ट है उसमें निकोलो क्या जवाब देते हैं नरेटर को कि वो उन पैसों का क्या करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पार्ट 1 पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए और बने रहे बीइंग इंग्लिश क्लासेस के साथ में। थैंक यू वेरी मच।